हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हों। इसके ऑथर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं और इसी वजह से वो एक समुद्री यात्रा प्लान करते हैं और उसकी यात्रा करते हैं, जिसमें उनकी बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां उनका सामना करना पड़ता है उन्हें, और उसके बावजूद भी वो सफल होते हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग यही सब जानेंगे। तो ये वाली जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो स्टोरी स्टार्ट होती है इन जुलाई 1976 से, यानी कि जुलाई का समय है और जो साल था वो 1976 था। माय वाइफ मैरी, यानी कि उनकी पत्नी का नेम मैरी था। सन जोनाथन 6, उनका जो बेटा था जोनाथन वो 6 साल का था। उनकी एक बेटी थी, 7 साल की बेटी थी, नाम था सुजैन। एंड आई सेट सेल फ्रॉम Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक, यानी कि उन्होंने एक समुद्री यात्रा स्टार्ट करी इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। ये जो यात्रा थी वो डुप्लीकेट थी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले इसी यात्रा को आज से 200 मतलब जिस दिन ये लोग यात्रा कर रहे थे उसी से 200 साल पहले यही यात्रा एक फेमस एक्सप्लोरर ने पहले ही कर चुके हैं। उनका नेम था जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक। उन्होंने इससे पहले ये यात्रा पहले ही वो कर चुके हैं, बट ये जो कैप्टन है अब इसी यात्रा को दोबारा से दोहरा रहे हैं क्योंकि ये भी चाहते हैं ये भी एक फेमस एक्सप्लोरर बने, बहुत ही बड़े खोजकर्ता बने। इसी वजह से ये फिर से उन्हें पता है कि एक बार किसी ने इस यात्रा को कर चुके हैं, बट वो भी चाहते हैं कि इसी यात्रा को मैं भी करूँ। ठीक है, अब बता रहे हैं वो कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है वो काफ़ी लंबे समय से, और अपने बारे में भी उन्होंने बताया कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन की जो कैप्टन है वो 37 ईयर्स के हैं और व्यवसायी हैं। उन्होंने बताया हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। उन्होंने काफ़ी सालों से एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर बनने का सपना देखा है। समुद्री यात्रा करके वो बहुत ही बड़े खोजकर्ता बनना चाहते हैं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंट ऑल आर लीजर टाइम हॉर्निंग आर सीज फेयरिंग स्किल से इन ब्रिटिश वाटर। वो लगभग अपने मैरी और जो कैप्टन है वो अपने 16 सालों में उन्होंने इससे 16 साल पूरी प्रैक्टिस करी है। अपने जब भी उनका जो भी खाली समय होता था उस खाली समय में वो ब्रिटिश का जो समुद्र था उसमें वो अपने समुद्री जो कौशल थे उसको बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए वो लगातार अभ्यास करते थे। और इसी अभ्यास की वजह से वो सन 1976 में जुलाई के टाइम पर वो अब यात्रा को स्टार्ट किया। उन्होंने किधर से स्टार्ट किया? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। ठीक है, अब वो बता रहे हैं अपनी बोट के बारे में। आर बोट वेव वाकर आर 23 मीटर। उन्होंने बताया कि उनकी जो बोट है उसका नेम है वेव वाकर। वेव वाकर का मतलब होता है कि लहरों पर चलने वाली। ठीक है, जो उनकी वेव वाकर है वो 23 मीटर की है। 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी। जो वेव वाकर है वो 30 टन भारी है और लकड़ी से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर है। हैड बिन प्रोफेशनली बुल्ट, वो एक व्यावसायिक रूप से बनी है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, उसकी फिटिंग करने में कई महीने बीत गए हैं। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, यानी कि उन्होंने अपनी नाव की हर तरह से टेस्टिंग करी है। उन्हें जितना ज़्यादा ख़राब से ख़राब मौसम मिल सका है ब्रिटिश के समुद्र में जितना भी ख़राब मौसम मिला उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टेस्टिंग करी और हर टेस्टिंग उनकी जो नाव थी वो सफल रही। फिर उन्होंने बताया कि द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 ईयर्स 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीसेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जो उनकी 3 साल की यात्रा रही है 1,05,000 किलोमीटर की, उसका पहला चरण उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ से? अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर के केप टाउन तक। काफ़ी हंसी खुशी माहौल रहा उनकी जर्नी का, अभी तक बहुत ही अच्छे से बीता।
देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी बीगल एंड स्विस हर्ब सेगलर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आगे की यात्रा के लिए 2 और नाविक ले लिए। एक थे अमेरिकन, एक थे स्विट्ज़रलैंड के। पहले जो अमेरिकन थे वो उनका नेम था लैरी बीगल और जो स्विट्ज़रलैंड के थे उनका नेम था हर्ब सेगलर। उन्होंने उन्हें इसलिए लिया था क्योंकि अब आगे की जो जर्नी थी उसके लिए उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि अब आगे जो समुद्र पड़ने वाला था वो था साउथर्न इंडियन, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रफेस्ट वेदर वाला ओशियन था। वो वर्ल्ड का पूरा रफेस्ट सी था। इस वजह से उन्होंने आगे के लिए 2 क्रूमैन ले लिए थे। ठीक है, देखिए ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन we began to encounter strong gales for the next week they blew continuously। केप टाउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला प्रबल तूफान से होने लगा। फिर अगले कुछ सप्ताह तक लगातार चलते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी, यानी कि जो तूफान थे वो तो मुझे चिंता नहीं करते थे, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। लेकिन जो लहरों का जो आकार था वो अप टू 15 मीटर एज हाई एज आर मेन मास्ट। लेकिन जो लहरों का जो आकार था वो लगभग 15 मीटर था, जो कि हमारे मुख्य मस्तूल के बराबर था। मुख्य मस्तूल का मतलब ये होता है कि जो भी आप लोगों ने देखा होगा नाव देखिए, तो नाव में आप लोगों ने देखा होगा डंडे लगे होते हैं, डंडों पे कपड़ा बंधा होता है। कपड़ा जो बंधा होता है उसको बोलते हैं पाल। ठीक है, और जो डंडे लगे होते हैं वो पाल को बांधने के लिए होता है। फिर उसको बोलते हैं, उस पूरी जो भी डंडे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लगे होते हैं, 3 लगे होते हैं, तो उसे बोलते हैं मस्तूल। फिर उन्हीं डंडों में से जो सबसे ऊंचा डंडा होता है उसको बोलते हैं मुख्य मस्तूल। तो उन्होंने बताया कि उनका जो मुख्य मस्तूल है उसके बराबर लहर थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लहर थी। December 25 found as 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। उन्होंने बताया कि मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी जो वो बहुत ही शानदार तरीके से मनाई, क्रिसमस पेड़ के साथ मनाई। बट वी रिजंट दैट इट हैड टू चेंज सून, यानी कि बताया कि नहीं, पहले तो ये देखिए कि न्यू ईयर्स वाले दिन क्या होता है। जब न्यू ईयर का दिन आता है, न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रिजंट दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। उन्होंने बताया कि नववर्ष दिवस पर मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। नववर्ष दिवस कब होता है? 1 जनवरी। तो उसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उस दिन भी कोई मौसम में सुधार नहीं होता है, लेकिन उन लोगों की आशा थी। उनको ऐसा लगता था कि मौसम जरूर बदलेगा, और बदल भी गया, और ऐसा बदला कि पहले से भी और बुरा। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. 2 जनवरी का दिन था, सूर्योदय का समय था, और लहरें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा विशाल थी। हाँ, उन्होंने केवल एक छोटा तिकोना पाल लिया और इतना ही मतलब यात्रा कर रहे थे, और उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे, इतनी तेज़ी तूफान वगैरह चल रहा था, उसके बावजूद उन्होंने 8 समुद्री मील की गति से वो लोग चल रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 8 समुद्री मील क्या होता है। तो जिस तरह से आप लोग सड़क पे चलते हैं तो आप लोग बोलते हो ना कि किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, ठीक इसी तरह से जब भी आप लोग समुद्र में यात्रा करोगे तो आप लोग क्या कहोगे, जब भी आपकी जो शिप है वो जब जितनी भी स्पीड से चलती है ना, तो उसकी स्पीड को हम लोग समुद्री मील में ही नापते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी तो हमें अपने अनंत मतलब कि जब भी जो नाव थी वो लहरों पर चलने लगती थी तो लहरें कितनी ऊंची ऊंची होती थी, 15-15 मीटर की ऊंची होती थी। तो उतनी 15-15 मीटर की ऊंची लहरों पर जब नाव चलती थी तो उस वजह से उतनी ऊंचाई से जो समुद्र था वो इतना अनंत दिखता था, इतना अनंत समुद्र दिखता था, लगता था कहीं मतलब उसका किनारा आने का नाम ही नहीं लेता था। ये उन्होंने बताया। As the ship rose to the top each wave, we could see endless, enormous sea rolling toward us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears.
जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचती थी तो इन्हें एक अनंत दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर आता दिखाई देता था और चीखती हुई पवनें यानी कि जो हवा थी वो बहुत तेज़ी चलती थी और उसकी वजह से बहुत तेज़ आवाज़ होती थी तथा जो पानी के जो फुहारे होते थे वो उनके कानों पर पड़ते थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से उनको चोट का अनुभव होता था। और टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिग एंड ए लेस्ट अ हैवी मूविंग इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। क्या होता था कि उन लोगों ने अपनी नाव की गति धीमी करने के लिए तूफान का जो तिकोना पाल था उसको नीचा कर दिया और नाव में बांधने वाली जो भारी रस्सी होती है उससे फंदा बना करके नाव के पिछले भाग में, स्टर्न का मतलब होता है पिछला भाग, नाव का पिछला भाग बोलते हैं स्टर्न को, ठीक है। तो पिछले भाग में उन लोगों ने बांध दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने देन वी डबल द लेस्ट एवरीथिंग वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन डोंट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। उन्होंने हर चीज़ को दौरा बांध दिया था और क्या किया, एंड जीवन रक्षक यानी कि लाइफ लाइन जो भी जैकेट होती है ना, उसी से लाइफ लाइन जो भी जैकेट थी उसका यूज़ किया उन लोगों ने और उसे उन लोगों ने क्या किया, उसे पहन लिया। और उसके बाद उन लोगों ने प्रतीक्षा किया, इस बात का प्रतीक्षा किया कि अब आगे क्या ऐसा मौसम होगा भाई, अब क्या होगा आगे इसके बारे में। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डायस्ट्रक्ट कम एट अबाउट 6 PM यानी कि घोर सन्निकट विपत्ति का संकेत उन्हें लगभग 6 बजे आया। और वो भी एक ऐसा मतलब ऐसी शांति छाई थी ना, ऐसा लग रहा था देख करके तूफान के आने की पहले की शांति है, ऐसे बता रहे थे। देन वाइंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क यानी कि जो हवा थी वो पूरी तरह से रुक गई थी, आकाश पूरी तरह से काला हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोअर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड aft of the ship. With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद जो शोर था, जो भी लहरों का शोर था और हवा का जो भी शोर था वो बढ़ता ही गया। और तथा उन्हें पता ही क्या लगा, उन्हें लगा कि एक विशाल बादल उनके नाव के पीछे मीनार की तरह पूरी तरह से कोई खड़ा हो गया। लेकिन उनको ऐसा लगा था, लेकिन उन्हें अचानक से जब उन्होंने सही से गौर किया तो वो बादल नहीं था, वो लहर थी, वो भी बहुत बड़ी। यानी कि वो जो कैप्टन थे उन्होंने कहा कि मैं यह जान के डर गया कि यह बादल नहीं था बल्कि लहर थी, ऐसी लहर की जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी लहर जो कि पूरी तरह से समुद्र का जो तल होता है ना उस पर पूरी तरह से लंबवत खड़ी हुई थी और दूसरी लहरों की अपेक्षा दोगुनी थी। यानी कि आज से पहले जितनी भी लहरें उन्होंने देखी थी ना वो उतनी बड़ी तो थी नहीं। अभी तक आपको मैंने कितना बताया था, 15 मीटर लहर का बताया था, तो उसका दुगना बताओ कितना होगा, 30 मीटर। अब सोचो कितनी बड़ी लहर होगी। तो इतनी बड़ी लहर उनकी नाव के ऊपर, उनकी नाव के पीछे खड़ी होती है। फिर देखते हैं, देखो क्या होता है। और उस लहर को देख कर के ऐसा लग रहा था वो आगे की ओर मतलब टूटती हुई उनकी नाव पर गिरती जा रही थी। द रोअर इंक्रीज्ड, पहले रुको, हाँ, the roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. जो गरज थी वो बढ़ करके गड़गड़ाहट में बदल जाती है। नाव का जो पिछला भाग होता है वो लहर की ओर उठ जाता है और एक पल के लिए उन्होंने क्या सोचा कि लहर, ये जो नाव है वो लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन उसी समय बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। उसी समय एक भयंकर धमाके के साथ जो नाव का डेक होता है वो पूरी तरह से हिल जाता है। नाव का डेक का मतलब होता है कि नाव का जो आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं नाव का डेक। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. जो हरा और सफ़ेद जो पानी होता है वो उसकी जो प्रचंड धारा थी वो नाव पर आकर के टूट पड़ती है। जो कैप्टन होते हैं उनका सिर पहिए से टकरा जाता है और उन्हें एहसास होता है कि वो नाव पर उड़ रहे हैं और नाव पर जो पानी है उसकी धारा में बह रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और फिर क्या होता है, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज
लॉजिंग कॉन्शियस आई फेल्ट क्विट पीसफुल, यानी कि उन्होंने अपने आते ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया, और जब वो बहुत ही बेहोश हो रहे थे तब वो पूरी तरह से क्या फील कर रहे थे, शांति फील कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा उन्हें इतनी शांति फील हो रही थी। फिर क्या होता है देखिए, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, उनका जो सिर था, उन्होंने बताया कि मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकला। आ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज वी कैपेसाइजिंग हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, वेव वॉकर थी वो कुछ मीटर पर उलट से गई थी। उसकी मस्तूल जो होती है, मैंने अभी मस्तूल बताया ना कि जो नाव होती है, नाव पे आप लोगों ने डंडे देखे होंगे, उस डंडे पे पाल बंधे होते हैं, तो जो उसको मस्तूल कहते हैं, और उन्हीं डंडों में से जो सबसे लंबा डंडा होता है उस लंबे डंडे को कहते हैं मुख्य मस्तूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उन्होंने बताया कि जो मुख्य मस्तूल होते हैं वो पूरी तरह से क्षैतिज, यानी कि जो नाव है ना वो पूरी तरह से समुद्र में टेढ़ी होकर के डूबने वाली होती है, तो जो उसके मस्तूल होते हैं वो नाव समुद्र की सतह पर से छूने वाले होते हैं ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, देन अ वेव हर्ल्ड अप राइट माई लाइफ लाइन जब्ड टॉट, आई ग्रैब्ड द कॉर्ड रील एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम। उन्होंने बताया कि फिर एक लहर ने उन्हें धकेल कर सीधा कर दिया। उनकी जो नाव थी लहर की वजह से फिर सीधी हो जाती है, जिस तरफ वो गिर रही होती है ना, नाव मुड़ करके डूब रही होती है, उसी तरफ से एक लहर आती है और नाव को सीधा कर देती है। और उनकी जो लाइफ लाइन जो जैकेट होती है वो भी बहुत तेज़ी से उस वजह से कस जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जो कैप्टन थी उन्होंने रेलिंग को पकड़ ली। जो देखो आप लोगों ने घरों पे देखा होगा कि जिस तरह से जीने में रेलिंग लगी होती है, तो इसी तरह से शिप में भी रेलिंग लगी थी, तो वो लोग जो पानी के बहाव से वो बह ना जाए इस वजह से उन्होंने रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में तैर करके कि वेव वॉकर की मेन जो बीम होती है, मेन जो बूम होती है उस पर आए। उसके बाद लहरों ने डेक पर फिर क्या होता है कि जो subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. जो कैप्टन होते हैं उन्हें लहर ऐसे पटकती है जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया, और इस वजह से क्या हो जाता है, जो कैप्टन होती है उनकी बाएं पसलियाँ पूरी तरह से छटक जाती हैं, उनका मुंह खून से भर जाता है, उनके दांत जो होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे तैसे क्या होता है देखो, somehow I found the wheel, lined up the stand for the next wave and hung on. बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने एक पहिया ढूंढा, यानी कि जो नाव का जो व्हील होती है ना उसे ढूंढा, और नाव का स्टर्न अगली ओर, मतलब नाव का स्टर्न क्या होती है पहले समझो। नाव का स्टर्न होता है जो नाव का पीछे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं स्टर्न। तो उस स्टर्न को तैयार करने के लिए उन्होंने व्हील से उसे पूरी तरह से तैयार किया कि अगली जो लहर जब भी आए तो उससे लड़ सके, जो स्टर्न है वो पूरी तरह से तैयार रहे। इस वजह से उन्होंने व्हील को सही से पकड़ा कि स्टर्न इधर उधर ना हो, ये ठीक है। फिर उसके बाद आवाज़ आती है, वाटर 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 एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। हर जगह पानी ही पानी था, मुझे लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था, लेकिन मैं संतुलन छोड़ करके, यानी कि जो वो था ना, मैंने फिर से बताया था व्हील को छोड़ करके वो नहीं चाहते थे कि भाई व्हील छोड़ दिया तो पूरी तरह से नाव पलट सकती है, नाव पलट जाएगी तो पूरा जो परिवार है वो पूरी तरह से मर सकता है। इस वजह से उन्हें पता था भाई वो पानी हर जगह हो गया है, और जो नाव है नाव में भी पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन वो नहीं चाह कर भी वो अपनी व्हील को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो चाहते थे, वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और व्हील को पकड़े रखा। But suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are shrinking, she screamed. The deck are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. देखो नाव की ज़मीन पर वहाँ पर एक गेट लगा हुआ था। उस गेट वो अचानक से गेट खुलता है और क्या दिखता है, मैरी दिखती है, यानी कि कैप्टन की पत्नी दिखती है, और वो चिल्लाती है हम डूब रहे हैं, और जो डेक है वो पूरी तरह से टूट गया और हमारी नाव में पानी भर गया। तो उन्होंने ये बात सुना। फिर उसके बाद एक तरफ देखो क्या होता है, एक तरफ लैरी और हर्ब
क्या मैंने बताया था कि उन लोगों ने 2 क्रू मैन ले रखे हैं हेल्प करने के लिए। तो वो लैरी कौन है? अमेरिकन है, लैरी विगिल। लैरी का नेम क्या है पूरा? लैरी विगिल, अमेरिकन है ये, ठीक है। और दूसरा क्रू मैन का नेम बताओ? हर्बर्ट सैगलर, ठीक है। ये कौन थे? कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के, ठीक है। तो ये 2 नेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जो लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी कि जो लैरी और हर्ब थे वो पागलों की तरह पंप से पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एंड क्रेजी एंगल द होल स्टारबोर्ड साइड वर्गड इनवर्ड क्लोज क्रॉकरी चार्ट टिन्स एंड ट्वाइस स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर। क्या होता है? टूटे हुए जो भी वो होते हैं, क्रॉकरी हो गए और जितनी भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ थी, जो नाव की टूटी जो लकड़ियाँ थे वो टूट गई थी, और कपड़े थे वो इधर उधर हो गए थे पानी की वजह से, तैरने लगे थे। क्रॉकरी यानी कि जो भी खाने पीने के बर्तन होते हैं ना, उनको क्रॉकरी कहा जाता है। और नक्शे जो भी होते हैं, नक्शे, मैप, डिब्बे, खिलौने जो होते हैं बच्चों के, तो वो सब पानी में इधर उधर तैरने लगे थे। I half swim, half crawled into the children's cabin। कुछ तैर कर कुछ रेंग कर मैं बच्चों के केबिन तक पहुंचा और मैंने अपने बच्चों से पूछा कि ऑल यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। मैंने अपने बच्चों से पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, यानी कि मेरे बच्चों ने आंसर दिया कि हाँ हम लोग सही हैं, लेकिन अपर बंक से। अपर बंक का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली बर्थ से। देखो, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हॉस्टल्स वगैरह में देखा होगा कि एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, फिर दूसरे बेड के ऊपर तीसरा बेड, यानी कि एक के ऊपर एक बेड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं वो सबसे ऊपर वाले बेड पर बैठे हुए और वहीं से अपने पापा को उत्तर दे रहे हैं, अपने पापा को आंसर दे रहे हैं कि हाँ हम लोग सही हैं। बट क्या होता है, जो उनकी बेटी होती है बोलती है कि मेरे सर में दुख रहा है, और अपने घुम्मट की ओर इशारा करते हुए ऐसा वो बोलती है। बट क्या होता है, देखो, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। लेकिन जो कैप्टन थे उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी बेटी की चोट को देख सके, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा जो परिवार है वो पूरी तरह से बच जाए। जो नाव है, वो जो नाव मतलब डूब सकती है, अगर वो अपनी नाव की जो मरम्मत है वो नहीं करेंगे तो वो डूब जाएंगे। इस वजह से वो चाहते थे कि सबसे पहले मैं अपनी नाव की मरम्मत करूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को देखूं कि उनकी क्या हुआ, अपने बच्चों को क्या हुआ, उनके बच्चों को कितनी चोट लगी, ये सब चीज़ें तब देखूं। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे बच जाएं। कुल मिलाकर के ये था, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विथ द स्टारबोर्ड। जो हथौड़ा होता है, पेचकस और कैनवास लेकर के वो बहुत ही कठिनाई से डेक पर वापस गए, और डेक पर वो वापस जाते हैं, हथौड़ा, हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। यानी कि नाव जो होती है वो दाएं तरफ से टूट करके खुलने की वजह से प्रत्येक लहर के टकराने से जो भी पानी आ रहा था अंदर, उसकी उन्होंने मरम्मत नहीं करते तो वो लोग पक्का ही डूब जाएंगे, उन्होंने ऐसा सोचा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side। मैंने किसी न किसी तरह खुले जो सुराख थे उनको कैनवास खींच करके अच्छे से उसे ब्लॉक कर दिया और अच्छे से कर दिया, पूरी तरह से कवर कर दिया। और जो दरवाजे थे उन पर भी जल रोधक जो कवर होता है उसको पक्का कर दिया, और थोड़ा पानी फिर भी नीचे से बह करके आ रहा था, लेकिन अधिकतर पानी का क्या हो रहा था, अधिकतर पानी जो था साइड पर से मुड़ करके बह जा रहा था। मोर प्रॉब्लम एरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्ट टू ब्लॉक अप विथ द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। क्या होता है कि जब केबिन के देखो वो लोग पंपिंग कर रहे थे तो उस नाव में थोड़ा बहुत कचरा भी था, वो कचरा पंपिंग में फंस जाता था,
फंस जाता था, तो इस वजह से वो जो पंप था वो ब्लॉक हो गया। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बिजली का पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि उसमें आग लग गई और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। The water level rose threateningly back on deck. I found that our two spare hand pump had been rinsed over along with the forest seal, the jib and Dagnis and the main anchor. जो पानी था वो उसका स्तर था वो बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मैंने देख पर वापस आके देखा, लेकिन तो फिर हमें पता चला कि हमारे जो अतिरिक्त पंप थे वो झटके की वजह से नाव से टूट करके अलग समुद्र में गिर गए थे, और जो हमारे पास और भी सामान था जैसे पाल था वो भी गिर गया था। और लंगर का मतलब ये होता है कि देखो, जब नाव चलती है, जब चलती हुई नाव को रोकने के लिए हम लोग लंगर का यूज़ करते हैं, तो उसको ही लंगर कहते हैं। ठीक है। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. तब उन्हें याद आया कि चार्ट रूम में भी एक पंप रखा हुआ है। उन्हें पता चला कि चार्ट रूम में भी चार्ट रूम के फर्श पर एक बिजली का पंप है, और फिर उन्होंने उसी पंप से एक पाइप को जोड़ा, और फिर उसके बाद देखा कि वो चल पड़ा। जब चल पड़ा तो फिर उसके बाद वो काफ़ी खुश होगा। उस बार उन्होंने उसे थैंकफुल कहा और धन्यवाद दिया भगवान को कि चलो ये भगवान अच्छा हुआ कि चल पड़ा, कुछ तो अच्छा काम हुआ। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस ब्रिटली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। We were getting no replies to our mayday calls. देखो, सबसे पहले तो इतना समझते हैं, जो उन्होंने बताया कि जो रात थी उस समय जिस दिन पंपिंग वगैरह कर रहे थे पहले तो उन्हें क्या मिला, चार्ट रूम से पंप मिल गया और वो भी चलने लगा था। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई रात हो गई है, रात भर वो लोग पंप उन्हें करनी है, और रात भी बहुत ही भयंकर ठंडी रात थी, और इसी वजह से उस ठंडी रात को उन्होंने कैसे निकाला, पंप से पानी निकालते हुए, नाव का परिचालन करते हुए, यानी कि नाव को चलाते हुए, और रेडियो चलाते हुए, जो रेडियो होता है ना उससे मदद मांगने के लिए, उसको चलाते हुए, और ऐसे ही मतलब यही सब काम करते करते उनकी जो पूरी रात थी वो पूरी तरह से बीत जाती है। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो ढेर सारे mayday कॉल्स भी अप्लाई करते हैं। mayday कॉल्स का मतलब ये होता है कि जो भी मदद मांगने के लिए कॉल की जाती है, जैसे कि जहाज़ होता है या फिर जो समुद्री जहाज़ होता है या फिर हवाई जहाज़ होता है, इन सब में जब भी कैप्टन के हाथों से कुछ भी नहीं हो सकता है, कि आप वो कैप्टन अपने हाथ खड़े कर देता है कि भाई अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, तब उस समय पे हम लोग mayday कॉल करते हैं। उस समय हम लोग मदद मांगने के लिए mayday कॉल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर हेल्प मिल जाती है और कई वजह से नहीं भी मिल पाती है, क्योंकि देखो इनको नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है देखो अभी बताएंगे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस चीज़ में कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि हम लोग को जो mayday कॉल्स थी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। इस चीज़ में कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग दुनिया के सबसे दूर वाले कोने में थे, तो भाई इतने दूर कोने में तब तक वहाँ पर सिग्नल ही नहीं पहुँच पा रहा होगा, इस वजह से नहीं मिल पा रहा होगा उन लोग को रिप्लाई। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, जो उनकी बेटी थी वो उनके पास आती है। सो had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, "I did not want to worry you when you were trying to save us all." यानी कि जो शिव का जो सिर था वो बहुत ही खतरनाक तरीके से सूज चुका था, और उसकी आंखें थी वो भी सूज चुकी थी और काली पड़ गई थी। उसकी जो बाजू था वो उसमें भी गहरा घाव हो गया था, और उसके वजह से फिर मैंने उससे पूछा भी कि भाई आपने क्यों नहीं पहले मुझे बताया कि आपकी इतनी भयंकर चोट लग गई है। तो उसने जवाब दिया कि जब आप सबको बचा रहे थे उस वजह से हम नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो, मैं आपको नहीं परेशान करना चाहती थी, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। तो फिर आज के लिए बस इतना ही है। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो।
तो आज के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।